क्लास 11। आज हम शुरू करेंगे हमारा अगला पाठ, जिसका शीर्षक है गलता लोहा और कहानीकार है शेखर जोशी। शेखर जोशी जी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने अपने समकालीन जो समस्याएं थी, जो समाज में विद्यमान थी, उनका चित्रण अपनी रचनाओं के माध्यम से करने का प्रयास किया है। और हम जो आज पाठ पढ़ रहे हैं, इसमें भी उन्होंने कुछ इस तरह की समस्याओं को हम तक पहुंचाया है। तो कहानी हमने पढ़ी। कहानी में जो मूल समस्या है वो जातिगत भेदभाव, जातिगत विभाजन को लेकर है। पर यहाँ सिर्फ शोषण की बात नहीं है, बल्कि जो उच्च वर्ग है उसके साथ इतनी उम्मीदें रखी जाती है कि उन्हें लगने लगता है कि जो ये व्यक्तिगत जातिगत जो आधार है वह मानो उनके लिए एक बेईमानी बन जाती है। तो उसी क्रम में ये कहानी रखी गई है। तो कहानी की शुरुआत में मोहन अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के उद्देश्य से निकलता है। उसके पिता पंडित बंसीधर पुरोहिताई का काम कर परिवार का पेट भरते थे, लेकिन अब वह इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनके बस की बात नहीं थी कि वो काम करें। मोहन ने अपने पिता का भार हल्का करने के लिए खेती का काम संभाल लिया। रास्ते में वह अपने हंसुए की धार तेज कराने शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ गया। वहीं वह अपने बचपन के मित्र धनराम से उसके आफर में मिला। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। जहां मोहन पढ़ने में तेज था, वहीं धनराम बहुत मंद बुद्धि था। मास्टर त्रिलोक सिंह, जो स्वयं उच्च वर्ग से थे, वो मोहन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह एक मेधावी छात्र था। उसके विपरीत धनराम को पाठ याद न होने के कारण वह हमेशा मार पड़ती थी। जाति का लोहार होने के कारण उसे मास्टर हमेशा व्यंग्य किया करते थे उस पर। इन सब के बावजूद धनराम ने मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, क्योंकि धनराम को पता था कि मोहन उच्च वर्ग से है और उसका हक है ये कि वो अच्छा बने और उसकी सब तारीफ करे। और जो कि धनराम है वो निम्न वर्ग से है, तो वो अपनी जो स्थिति है उसको जानता था और इसीलिए कभी भी प्रतिद्वंदी भाव उसके अंदर नहीं आया था। अपने पिता से उसने लोहार का काम सीखा और उनके गुजरने के बाद उसने वो व्यवसाय संभाल लिया जल्दी ही। और उसने तीसरे दर्जे या कम पढ़ कर ही ये काम में, इस व्यवसाय में वो जुड़ गया। चूँकि मोहन पढ़ने में तेज था, इसीलिए उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का निर्णय लिया। वहाँ उसके साथ जो रिश्तेदार, रमेश नाम का जो रिश्तेदार उसे लेकर जाता है, वो उसे पढ़ाने के उद्देश्य से लेके जाता है, पर वहाँ जाकर उसे नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। पढ़ाई मात्र दिखावे के रूप में करवाई जाती है और जैसे तैसे 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के बाद वो उन्हें काम के लिए छोड़ देते हैं। और इस तरह से मोहन अपने शहर में जीवन जीता है, पर इसकी खबर वो अपने पिता बंसीधर को नहीं पहुंचने देता है, क्योंकि बंसीधर की एक आस है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा इंसान बनेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। पर जब वो लौट कर वापस आता है, तो जब बंसीधर को इस बात का पता चलता है कि उसका बेटा किसी अच्छे काम में नहीं गया है, बल्कि वह तकनीकी काम में जुड़ा हुआ था, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उम्मीदें थी मोहन से और उस उम्मीद के बल पर ही उन्होंने धनराम को भी कह दिया था कि मोहन शहर जाकर अच्छा इंसान बनेगा। और इसके उत्तर में धनराम ने भी यही कहा था कि मोहन तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वो एक अच्छा इंसान ही बनेगा। तो इस तरह से जो उम्मीदें थी वो टूट गई और मोहन जो है वो वापस गांव आकर अपने पिता का हाथ बटाने के लिए वो खेतीबाड़ी के काम में जुड़ जाता है। और उसी क्रम में हम देखते हैं कि धनराम से उसकी मुलाकात होती है और दोनों पाठशाला की यादों में खो जाते हैं। और अंत में जब धनराम कुछ काम कर रहा होता है लोहे का, तो
मानो मोहन उस काम को देख रहा होता है और फिर अचानक वो उठता है अपने स्थान से और उसकी मदद करने लग जाता है। जबकि उस समय के समाज में निम्न जाति के काम में मदद करना उच्च जाति के लोगों का अधिकार नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि ये उनके लिए निम्न काम होता है कि वे अपने से नीचे जाति के काम को करें। तो मोहन ने वो नहीं देखा, मोहन ने जाति भेद नहीं देखा, बल्कि उसने उस कार्य को महत्व दिया और उस कार्य कौशल में वो जुड़ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी के अंत में आकर दोनों, मोहन और धनराम, दोनों साथ मिलकर उस लोहे को मोड़ते हैं और एक नया आकार देते हैं। तो शायद कहानीकार भी इस मोड़ पर छोड़कर कहानी को हमारे अंदर ये भाव, ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से अगर प्रयास किया जाए तो समाज में जो जातिगत भेदभाव है वो दूर हो सकता है, और उसे भी एक, जिस तरह से इस यहाँ लोहे को एक नया रूप दिया गया, उस तरह से समाज को भी एक नया रूप दिया जा सकता है, और जो कि जिसका फल जो है वो सकारात्मक होगा। फिर कोई मोहन जैसा लड़का इच्छाओं और उम्मीदों के बल पर अपने आप में वो जो काबिलियत रखता है उससे वो हारेगा नहीं, और धनराम जैसा लड़का जो कि जातिगत जो कार्य है उसमें ही बंधा नहीं रहेगा। तो ये एक संदेश हमें इस कहानी से प्राप्त होता है, और कहानी ये हमें इस मोड़ पर पाठकों को ये सोचने के लिए विवश करती है कि जिस तरह से कहानी का अंत हुआ है, अगर इस तरह से समाज में भी प्रयास होंगे तो समाज का भी एक नया स्वरूप, नया रूप हम गढ़ सकते हैं। धन्यवाद।